सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसआरएफपी का रैपिड रिवीजन। देखो, मैंने ऑलरेडी ना इस चैप्टर को तीन पार्ट में एकदम हर एक लाइन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ाया है और ऑलमोस्ट हर लाइन को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि वो वीडियो जो है वो हर हर पार्ट जो है ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ घंटे का है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए जो ऑलरेडी उन वीडियोस को देख रखा है वो क्या कर सकते हैं, ये रैपिड रिवीजन जो कि मैं 1 से 1.5 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगर तुम ये रैपिड रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करो कि पहले वो वीडियोस देख लो ताकि सारा पता चल जाए कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन बना हुआ है, ताकि मैं इस वीडियो को देखोगे तो तुम जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। और या फिर तुमने अगर पहले से बहुत अच्छे से एस आर एफ पी पढ़ रखा है, बस यहाँ रिवाइज करने आए हो, तब ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज स्टार्ट किया था। ये इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर मुझे पता चला था कि मोर देन 80% लोगों को एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ने नहीं आता, जिससे उनकी एग्ज़ाम में या टेस्ट में रिकॉल वैल्यूज़ हो डायरेक्ट, मतलब अगर वो कोई क्वेश्चन देखे तो वो रिकॉल कर पाए कि ये एनसीईआरटी किस लाइन से है। तो उसका सही तरीका होता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो। अब खुद से हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करने में समय लगता है, ठीक है, कम से कम आपको 10-12 रीडिंग देनी होती है। मैंने ऑलरेडी अपने टाइम में बहुत बार पढ़ा है, कम से कम हर चैप्टर को 15-20 बार, और प्लस मैंने 1-2 लोगों को पढ़ाया भी है। ठीक है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट जानता हूँ कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि हर पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ वो इंपॉर्टेंट बातों को रिवाइज कर सकते हो। आपके लिए समय बहुत कम समय में वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और आप उसके बाद ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप 4-5 बार रिवाइज कर लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो एक एक काम कर सकते हो कि आप हर पेज मेरे कराने के बाद आप पॉज करो वीडियो को और वो उस पेज को जल्दी से रिवाइज कर लो ताकि चीज़ें दिमाग में बैठते जाए। ठीक है, और मैं 10% एक्स्ट्रा जो मैं कराता हूँ वो एनसीईआरटी रिलेटेड, जो कि एनसीईआरटी को समझने में हेल्प करते हैं, प्लस उनके नीट में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा मैं करा ही देता हूँ। उसके अलावा मैं उन वीडियोस में जो लॉन्ग वीडियोस हैं मेरे, जिसमें मैंने हर एक पार्ट कराया है, उसमें मैंने लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज भी कराए हैं, तो आप जाके देख सकते हो कि हर लाइन से, और उससे आपको पता भी चल जाएगा अगर आपने देखा है कि मोर देन 90% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो तो आपके 320 प्लस तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बन जाएगा। तो पहले 320 प्लस के मार्क को क्रॉस करो, उसके बाद जो 20-30 नंबर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचे हैं उसको करने के बारे में सोचना। ठीक है, मेरे खुद के नीट 2023 में बायोलॉजी में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर आए थे, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, प्री रिक्विजिट यही है कि आप ये चैप्टर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ये नहीं कि आप देख रहे हो कि एक बार में कंप्लीट हो जाए, वो नहीं। ये मतलब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो, पहली बार वालों को नहीं समझ में आएगा। इसको मैंने 3 पार्ट में कराया था। पहला पार्ट मैंने एकदम डिस्क्रिप्शन साइंटिस्ट से लेकर बिफोर पॉलिनेशन का जो जो टॉपिक था, एम्ब्रियो सैक वगैरह पूरा अच्छे से समझाया। दूसरे पार्ट में पॉलिनेशन, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तक, जो कि बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है, उसको अच्छे से कराया। फिर डबल फर्टिलाइजेशन से समरी तक मैंने पार्ट 3 में कराया, और सबके पीवाईक्यूज मैंने कराया, और तुमने देखे होंगे जिसने किया कि हर एक ऑलमोस्ट मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से था। अपने पेस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हो और अपना समय बचा सकते हो। 1.5 या 2x पे जैसे देखना चाहो देख लो। इसमें पीवाईक्यूज नहीं होगा, ठीक है, ये मेरे उस वीडियो के लिए है। इसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड, यहाँ से एक एआर क्वेश्चन बन जाएगा। पहला, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहांस्ड। अर्जर्सन में दे रहा हूँ, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहांस्ड। रीजन में दे रहा हूँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ओल्डर वेरिएंट्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ ओल्डर वेरिएंट। तो अजर्सन देखो क्या है, सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहांस्ड, ये बात सही है, तो अजर्सन ट्रू है। लेकिन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट नॉट ओल्ड वेरिएंट, ये कॉन्सेप्चुअली भी सही हो जाता अगर ये लाइन याद ना भी हो तो। ठीक है, तो ये, और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोजेनी ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स और ओनली बाई असेक्सुअल मीन्स और बोथ। तो तीन दोनों से ही कर सकते हैं हर कोई, सेक्सुअल और सेक्सुअल में। ऐसा नहीं है कि ये लाइन याद हो तभी क्वेश्चन सही होगा, ऐसे भी सही हो जाता। उसके बाद ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। इनका जन्म पहली बात तो 1904 में हुआ था नवंबर के, और इनका देहांत 1966 में। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो राजस्थान, जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट, तो बॉटनिस्ट थे, ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया के नहीं, पूरे इंटायर वर्ल्ड के। इलाहाबाद में अपना डॉक्टरेट ऑफ साइंस करने गए थे। वहाँ पे उन्होंने किनसे मिला, अमेरिकन मिशनरी टीचर या ब्रिटिश मिशनरी टीचर, तो अमेरिकन मिशनरी टीचर डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन से। इन्होंने इनका इंटरेस्ट किस में डेवलप कर दिया था, बॉटनी में।
और खासकर मॉर्फोलॉजी में। इन्होंने और क्या क्या काम किया था, तो इन्होंने काम किया था एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, प्लस किसका, अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं हु पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी, तो पंचनन महेश्वरी जी ने ये काम किया था। ठीक है, इन्होंने डीयू के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है वो इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर था किसके लिए, तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए और टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, उन्होंने और क्या काम किया था, तो आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज पे जो है काफ़ी काम किया था, सॉरी, आर्टिफिशियल फिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, इमेच्योर एम्ब्रियोज जो है, एम्ब्रियो, उस पे इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया था उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने टेस्टिव फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन जो उनका काम है उससे वर्ल्ड वाइड अक्लेम भी उन्हें मिला। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। उसके बाद इनको कौन सा अवार्ड या फेलोशिप मिला, तो ये जो थे इनको एफआरएस मिला था, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, उसके अलावा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में भी इनको फेलोशिप मिला था। इनके लीडरशिप में 1964 में एनसीईआरटी की पहली बुक आई थी जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए थी, फर्स्ट बुक बायोलॉजी की थी। ठीक है, ये उसके अलावा इस पेज पे जो सेंट और परफ्यूम हम देखते हैं फ्लावर्स में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावरिंग प्लांट का। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट ऑल। क्वेश्चन ये हो गया, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट ऑल, या फिर मैं बोलूँ ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एक्सेप्शंस। तो ये दोनों ही बात गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ऑल प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स बट नॉट फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptation to ensure formation of fruit and seed। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये गलत है क्यों, क्योंकि मैंने बोला डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स बट नॉट फ्लोरल पार्ट कर दिया। ठीक है, तो जिनको ये लाइन ध्यान होगा वो तुरंत क्लिक कर जाएगा, जिनको नहीं ध्यान है तो मे भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाए, लेकिन सही कर देंगे। फ्लोरल पार्ट shows an amazing range of adaptation to ensure formation of fruit and seed। fruit and seed क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये फ्लावर जो है हमारा इंसानों का इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है बहुत समय से। फ्लावर जो है एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ कैरी करते हैं, इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए काम आते हैं, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। ठीक है, उसके अलावा ये फ्लावर के देख लो स्ट्रक्चर क्या है, तो ये ओवरी है, ये जो है रेसिप्टेकल और थैलेमस भी बोलते हैं इसको, ये सेपल्स हैं, सेपल्स ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोल रहे हैं, हॉर्ड ऑफ सेपल्स को क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स, और हॉर्ड ऑफ पेटल को क्या बोल रहे हैं, कोरोला। ठीक है, ये जो है ये पूरा ये स्टामेन है, स्टामेन का ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, ये पूरा पिस्टिल हो गया या फिर कार्पेल हो गया, उसका सबसे ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह जो काम करता है स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, और ये जो है ओवरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन पूछूं, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the site of asexual reproduction. True or false? To a biologist, flowers are morphological and embryological marvel, but and the site of asexual reproduction. True or false? False हो जाएगा, क्यों, क्योंकि biologist के लिए flowers morphological and embryological marvel तो है, लेकिन site of sexual reproduction है, ना कि asexual reproduction। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, Assertion reason है, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। Assertion क्या है, फिर से सुनो, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। रीजन मैं देता हूँ, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium। True or false? तो अजर्सन भी सही है, क्योंकि देख लो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन अ प्लांट, डिसीजन की प्लांट जो है उस पर फ्लावर होगा वो ले लिया गया। एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले ही उस पे प्लांट पे फ्लावर होगा कि नहीं वो डिसीजन हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत से सेवरल स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेज होंगे, इनिशिएट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। तो सजेशन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होते हैं जो क्या बियर करते हैं, फ्लोरल बर्ड्स बट नॉट द फ्लावर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होते हैं तो वो फ्लोरल बर्ड जो बियर करेगा वो फ्लावर भी बियर करेगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, एंड्रोएशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोएशियम क्या है, हॉर्ल ऑफ स्टामेन, गाइनोशियम क्या है, हॉर्ल ऑफ कार्पेल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्टामेन, आप देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। एक टिपिकल स्टामेन का क्या क्या कंसिस्ट ऑफ करता है, लॉन्ग एंड थिक स्टाक कॉल्ड फिलामेंट। गलत, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक कॉल्ड फिलामेंट। स्लेंडर मतलब पतला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टामेन में, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल ऑलवेज बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर।
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऑलवेज बाइलोब नहीं होता है, जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये टर्मिनल ही होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो किससे अटैच होता है, उसको एंथर बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज ऑलवेज अटैच टू ऑफ थैलेमस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो थैलेमस से भी हो सकता है और पेटल्स ऑफ द फ्लावर से भी हो सकता है, यानी स्टामेन का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से भी हो सकता है, पेटल से भी हो सकता है, पेटल से होता है तो इसको इपीपेटालस बोलते हैं। एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली जिसमें ब्रिंजल आता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट याद करो। और स्टामेन जो है वो अगर टेपल से अटैच हो, टेपल क्या होता है, तो अगर मान लो किसी प्लांट में सेपल्स और पेटल्स जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो, अलग अलग ना प्रतीत हो, तो उसको टेपल्स बोलते हैं। और अगर प्रॉक्सिमल एंड स्टामेन उससे अटैच हो तो इपीटेपालस बोलते हैं या फिर इपीफाइलस बोलते हैं। एग्जाम्पल किसमें, लिली में ऐसा होता है, ठीक है। नंबर और लेंथ जो होता है स्टामेन का वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज में, ठीक है। उसके बाद एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी जनरली एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। इच लोब में दो थेका होता है इसलिए डाइथेकस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या है, जब एंथर बाइलोब्ड है तब हम डाइथेकस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फेबेसी फैमिली ले सकते हो, जो कि इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में है। फेबेसी फैमिली में इनमें क्या होता है, हर लोब में दो दो थेका है, ऐसा ये बोल रहा है कि हर लोब में अगर दो थेका है तो टोटल एंथर में कितना हो जाएगा, चार थेका हो जाएगा। तो एंथर को तो क्या बोलते हैं, टेट्राथेकस बोलना चाहिए। या फिर क्या बोलते हैं, इस चैप्टर के समरी में भी पढ़ोगे तो लिखा है टिपिकल एंथर इज बाइलोब डाइथेकस। क्यों? अगर पूरा एंथर को अगर कंसीडर कर रहे हो तो टेट्राथेकस बोलना चाहिए ना, क्योंकि हर लोब में तो दो थेका है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, जो बॉटनी में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, ये थेका जो है डाइथेकस लोब से कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक लोब है तो यूनिथेकस, मोनोथेकस, और दो लोब है तो डाइथेकस। क्यों? समझो, क्योंकि देखो जब बाई लोब्ड है तो जैसे फेबेसी में बाइलोब्ड है तो डाइथेकस बोल रहे हैं। इसके पास हर लोब में दो पोलन सेक होते हैं, दो पोलन सेक होते हैं। तो और टोटल कितने पोलन सेक हो गए, अगर दो हर लोब में दो पोलन सेक तो दोनों लोब में कितने, चार पोलन सेक, तो टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, टोटल फोर पोलन सेक हो गए। लेकिन एंथर यूनिलोब्ड किस में होता है, माल चाइना रोज में मालवेसी फैमिली का मेंबर है। तो इसमें तो इसमें भी दो पोलन सेक होता है, तो फिर डाइथेकस क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन इसमें तो मोनोथेकस बोल रहे हैं, यानी कि हम लोब को रिलेट कर रहे हैं इससे, क्या बोलते हैं, लोब को रिलेट कर रहे हैं थेका से। तो इसमें दो पोलन सेक है तो इसमें भी बाई स्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। आ जाओ एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इस एनसीईआरटी में देखो कि ये फेबेसी फैमिली है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ये डायग्राम उठाया है। इसमें बोल रहा है एंड्रोएसियम एंथर इज डाइथेकस। ये और देखो एक्चुअल में क्या है कि हर लोब में अगर ये दो थेका बोल रहा है, ठीक है, और अगर वो थेका को पोलन सेक से कंपेयर कर रहे हैं तो टोटल चार पोलन सेक हो गए, तो टेट्राथेकस बोलना चाहिए। लेकिन डाइथेकस क्यों बोल रहा है, यानी कि थेका जो है उसको लोब से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करके मारना, क्योंकि फोर ऑप्शन में से मोस्ट करेक्ट को मारना होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि in a lobe of an anther, a transverse group often runs lengthwise separating the theca. अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, इन अ लोब ऑफ एन एंथर ट्रांसवर्स ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थेका, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव जो है वो रन करता है लेंथवाइज। बाइलोब नेचर ऑफ एंथर कैसा होता है, वेरी डिस्टिंक्ट होता है इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अगर मैं बोलूँ बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज नॉट डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में काफ़ी डिफरेंट क्या बोलते हैं, काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है। एंथर जो है वो फोर साइडेड होता है, टेट्रागोनल होता है, तो इस पर भी बोल सकता है कि थ्री साइडेड होता है, ट्राइगोनल लिख दे, फोर साइडेड लिख दे और साइड में ट्राइगोनल लिख दे, तो गलत मतलब स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में टेट्रागोनल की जगह ट्राइगोनल पढ़ के भी लोग टिक मार सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे एंथर में, हर लोब में दो पोलन सेक, तो टोटल कितने, चार पोलन सेक हो जाएंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पोलन सेक है। ये जो पोलन सेक है ये माइक्रोस्पोरेंजिया से ही डेवलप होता है, ठीक है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया, टू इन ईच लोब। अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक, ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे पोलन सेक की जगह पोलन ग्रेन कर दूँ तो सही हो जाएगा, या गलत? तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं बोलूँ माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन ग्रेन, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, एक्सटेंड करते हैं कैसे, ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। अगर मैं बोलूँ दे एक्सटेंड ट्रांसवर्सली और थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रेन, ठीक है। ये देख लो, ये एंथर है, ठीक है। ये फिर फिलामेंट हो गया स्टार्क, फिर ये पोलन सेक हो गया। देखो कितने पोलन सेक हो गए, चार पोलन सेक है एक में, ये माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर ये लाइन ऑफ डिहिसेंस हो गया, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हो गया। तो ये डायग्राम भी क्लियर है।
अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, अगर मैं बोलूँ इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। सही है, गलत गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन में नियरली सर्कुलर होता है। अगर मैं बोलूँ इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर हेक्सागोनल इन आउटलाइन, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर्कुलर होता है। इससे भी जनरली कितने वॉल लेयर होते हैं? 4 वॉल लेयर होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, इनका फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? टेपेटम बोलते हैं। ये क्या करता है? नरिश करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दे इट नरिशेस माइक्रोस्पोर मदर सेल तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करने का काम होता है। साइटोप्लाज्म स्कैंटी होता है या डेंस होता है? तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जनरली ओनली 1 न्यूक्लियस होता है टेपेटम के पास, या ज़्यादा? तो ज़्यादा होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन जर्सन रीजन में नीट 2025 में आ गया है। यहाँ डेवलपिंग पोलन ग्रेन की जगह वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख दिया था, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। जब एंथर यंग होता है तो a group of loosely arranged heterogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporidium. True or false? False, क्यों? क्योंकि group of compactly arranged homogeneous cells है called sporogenous tissue occupies the center of each microsporidium। अगर मैं बोल दूँ occupies the corner of each microsporidium तो गलत हो जाएगा, सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और देखो स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जो सेल्स है स्पोरोजेनस टिश्यू के, उसमें म्यूटिक डिवीजन होता है और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर देते हैं। उसके अलावा टेपेटम के बारे में थोड़ा और जान लो। जनरली सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। जनरली सिंगल लेयर होते हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करते हैं। उसके अलावा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, पहले ही देख लिया। प्रोयूबिस्क बॉडीज ये प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोयूबिस्क बॉडीज सेक्रेट कहाँ होता है? बिटवीन द स्पेस में। किसके स्पेस में? तो बिटवीन सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें सेक्रेट हो जाता है, और वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर। तो जब स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग हो जाए तो इसको यूबिस्क बॉडीज बोलते हैं। फिर ये यूबिस्क बॉडीज कहाँ कहाँ डिपोजिट हो जाता है? तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन पे, और फॉर्म कर क्या करता है? एक्साइन फॉर्म करता है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देख लो, ये एपिडर्मिस है, ये फिर ये सेकंड लेयर इंडोथेसियम हो गया, और थर्ड लेयर मिडिल लेयर, और चौथा लेयर जो है टेपेटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। देखोगे एपिडर्मिस और इंडोथेसियम सिंगल लेयर ही हैं जनरली। तो इंडोथेसियम के बारे में और थोड़ा जान लो। इसका जो आउटर वॉल है ना, आउटर टेंजेंशियल वॉल जो है वो थिन होता है, लेकिन इनर टेंजेंशियल वॉल और जो रेडियल वॉल है वो थिक होता है। क्यों? अल्फा सेलुलोज फाइबर की वजह से। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और हेल्प करता है मेनली। अगर इन तीनों लेयर में सबसे प्रोमिनेंट रोल किसका है डिसेंट में? तो इंडोथेसियम का, ठीक है। मिडिल लेयर देख लो, 2 लेयर थिक है इसमें, लेकिन यूजुअली 1 से 3 लेयर थिक हो सकता है। इफेमेरल होता है यानी शॉर्ट लिव्ड होता है, अब्सेंट होता है मैच्योर एंथर में, ठीक है। मैच्योर एंथर में सिर्फ देख लो, सिर्फ एपिडर्मिस और इंडोथेसियम ही होता है। टेपेटम जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, एक्चुअली कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है। और मिडिल लेयर भी डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन हो गया। अब देखो इच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल। ट्रू और फॉल्स? सही बात है। इच सेल जो होता है पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। मियोसिस से पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोर कितने, मियोसिस के बाद कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। तो इस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ एज द मेंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर रिमेन अटैच टू इच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एंथर और मैच्योर करते हैं और डिहाइड्रेट करते हैं माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाते हैं एक दूसरे से एंड डेवलप करते हैं पोलन ग्रेन में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन से, ठीक है, फॉर्म्ड होते हैं, और वो डिसेंस ऑफ एंथर के साथ रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ओनली फ्यू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। गलत स्टेटमेंट, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के बारे में देखते हैं क्या है। पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख लो डिफरेंट साइजेस, शेप एंड कलर के डिजाइन के हो सकते हैं। देख सकते हो ये पोलन ग्रेन्स है, इनके डिफरेंट शेप है, साइजेस है, डिजाइन भी है। पोलन ग्रेन जो होता है वो कैसा होता है? जनरली स्फेरिकल होता है। तो अगर मैं बोलूँ पोलन ग्रेन इज जनरली पॉलीहेड्रल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली स्फेरिकल होता है। कितना साइज होता है? जनरली 200 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। गलत, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। 2 वॉल लेयर होते हैं इसके। आउटर हार्ड लेयर को क्या बोल रहे हैं? अगर मैं बोलूँ आउटर सॉफ्ट लेयर इज एक्साइन, गलत। आउटर हार्ड एक्साइन जो होता है हार्ड लेयर होता है, ठीक है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये किसको सह सकता है? तो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग अल्कलाई, तीनों को सह सकता है। अगर मैं बोलूँ इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाई, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों को सह सकता है।
मैं बोलूँ देयर आर ओनली फ्यू एंजाइम्स दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि कोई एंजाइम अभी तक नहीं पता है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, पोलन ग्रेन जो एग्जाइन होता है वहाँ पे कहीं कहीं अपर्चर होते हैं जिसको जर्म पोर बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रोमिनेंट और थिक, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट है। तो जर्म पोर इज स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट इन जर्म पोर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे अब्सेंट होता है। एक एजर्सन क्वेश्चन बन सकता है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल, ट्रू और फॉल्स? तो ये एजर्सन सही हो जाएगा। रीजन मैं दे दूं, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? इंटाइन है। इंटाइन थिक है या थिन है? तो थिन है। कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? तो कंटिन्यूअस है। किससे बना है? तो सेलुलोज एंड पैक्टीन का। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल। कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का क्या? वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं। ये देख लो, बड़ा वाला सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल है। वो बिगर होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इसका न्यूक्लियस जो है कैसा होता है? लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। जो जनरेटिव सेल होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है और फ्लोट करता है। कहाँ फ्लोट करता है? तो जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इसका शेप कैसा होता है? तो देख लो, स्पिंडल शेप है। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इसके जनरेटिव सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है। देख लो, एक न्यूक्लियस भी है। और ओवर 60% जो एंजियोस्पर्म है वो किस स्टेज में पोलन ग्रेन को सेट करते हैं? तो ये 2 सेल स्टेज में ही सेट करते हैं। ठीक है, और लेकिन रिमेनिंग स्पेसीज में क्या होता है? ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देते हैं और रिमेनिंग में 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन सेट होते हैं। ये ध्यान रखना है। पोलन ग्रेन ऑफ ऑल स्पेसीज कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शन, फॉल्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पेसीज के करते हैं लेकिन सभी स्पेसीज के नहीं करते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। अब देखो, पार्देनियम और कैरोट ग्रास केम टू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विथ इंपोर्टेड राइस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि पार्देनियम और कैरोट ग्रास जो है वो इंडिया आए थे इंपोर्टेड वीट के साथ, विच हैज बिकम यूबिक्यूटस इन ऑकरेंस, हर जगह पाए जाने लगा है। और क्या करते हैं? पोलन एनर्जी करते हैं, पोलन एलर्जी करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के पुअर इन न्यूट्रिएंट, गलत बात, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। इट हैज बिकम पोलन ग्रेन, पोलन टैबलेट को यूज किया जा रहा है फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट होते हैं जैसे टैबलेट्स एंड सिरप भी यूज किया जा रहा है। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्सेस एज वेल एथलीट। ये देख लो पोलन के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो वायबिलिटी जो पोलन ग्रेन का है वो हाईली वेरिएबल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब में सेम ड्यूरेशन का वायबिलिटी हो। और ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो स्पेसीज पे डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन किस स्पेसीज का है, और दूसरा कुछ एक्सटेंट तक प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूँ वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टोटली डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, गलत। क्यों? सम एक्सटेंट तक डिपेंड करता है, मेनली तो वो किस पे डिपेंड करता है कि किस स्पेसीज का है। ठीक है, और सीरियल्स में जो देखोगे तो राइस और व्हीट में विद इन 30 मिनट में ये वायबिलिटी लूज कर देता है, लेकिन सम मेंबर्स ऑफ रोजेशिया, लेगुमिनेशिया और सोलेनेशिया में मंथ तक वायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, पोलन ग्रेन को स्टोर हम किस टेम्परेचर पे कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं। अब ध्यान रखना कि अगर -196 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाए तो गलत हो जाएगा, या फिर 196 केल्विन आ जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस स्टोर्ड पोलन को हम पोलन बैंक की तरह यूज कर सकते हैं, और किसमें? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसाइक। गाइनोइसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के। अब ये गाइनोइसियम में एक कार्पेल हो सकता है, सिंगल पिस्टिल और कार्पेल हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा भी पिस्टिल और कार्पेल हो सकता है। सिंगल हो तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो मल्टीकार्पेलरी बोलेंगे। अब ये जो एक से ज़्यादा अगर है पिस्टिल तो ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं तो इसको सिंपकार्पस बोलेंगे, फ्री भी हो सकते हैं तो अपोकार्पस भी बोलेंगे। इस अब कौन कौन से हो सकते हैं? तो पेपेवर है उसमें फ्यूज्ड होता है, चाइना रोज में फ्यूज्ड होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखोगे तो एक ब्रासिकेसी फैमिली है और एक क्या बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली है, तो उनमें भी कैसा होता है? सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी होता है। तो ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल में उनके भी जो एग्जाम्पल्स है वो भी ऑप्शंस में दे सकते हैं। ठीक है, अपोकार्पस में कौन कौन से हैं? मिसेलिया है, लोटस है एंड रोज है। ठीक है, इसमें फ्री होते हैं। तो ये देख लो, ये देख रहे हो 5 स्टिग्मा है, यानी 5 स्टिग्मा कब होगा? जब क्या बोलते हैं कार्पेल मल्टी कार्पेल होगा और फ्यूज्ड होगा तभी। तो ये चाइना रोज का एग्जांपल है। ये स्टाइल हो गया। ठीक है, ये पैपेवर है, इसमें देख रहे हो बहुत सारे स्टिग्मा दिख रहे हैं, यानी सिनकार्पस ओवरी है, ये तो बोल ही दिया। ये मिशेलिया है, ठीक है, इसके कार्पस देख रहे हो फ्यूज नहीं है। ठीक है, एपोकार्पस है।
अब देख लो, हर पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा कैसे काम करता है, सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। स्टाइल इज इलोंगेटेड थिक पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, गलत, स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, थिक नहीं, स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा या अबव द स्टिग्मा, तो बीनीथ द स्टिग्मा। द एपिकल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी, गलत, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी, ठीक है। इनसाइड ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है जिसको लॉक्यूल भी बोलते हैं। प्लासेंटा जो होता है, इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लासेंटा होता है। अब इस प्लासेंटा से क्या अटैच्ड होता है, प्लासेंटा से अटैच्ड होता है, क्या अराइज करता है या फिर अटैच होता है, तो माइक्रो मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। अब ये नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वो वेरी कर सकता है। अब देखो, ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो अगर तुम देखोगे तो वीट, पैडी और मैंगो, मैंगो में कितने सीड होते हैं, एक सीड होता है। अगर वीट और पैडी का अगर तुमने प्लांट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें भी एक एक सीड ही होता है। तो नंबर ऑफ ओव्यूल इससे भी पता कर सकते हो कि एक प्लांट में हर ओवरी में कितने हैं, ठीक है। और मेनी, जैसे पपाया में तुमने देखा होगा, वाटरमेलन में और ऑर्किड में बहुत सारे सीड हैं, यानी एक ओवरी में बहुत ज़्यादा ओव्यूल होंगे तभी ये बने होंगे, ठीक है। उसके अलावा आ जाओ हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल कौन सा होता है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ओव्यूल कैसा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लासेंटा ऑफ प्लासेंटा से अटैच होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, उसमें एक प्लासेंटा होता है, उससे अटैच होता है, किसके मदद से, एक स्टैक के मदद से, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द ओव्यूल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, गलत, क्यों, क्योंकि फ्यूनिकल जिस रीजन में ओव्यूल के साथ फ्यूज कर रहा है उसको हाइलम बोल रहा है। अब हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ओवरी, गलत, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हर ओवरी में कितने, एक से दो प्रोटेक्टिव इनवेलप होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट बोलते हैं। इंट्यूगमेंट इंसर्कल करते हैं न्यूसेलस को। न्यूसेलस क्या है, ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है और जो सेल्स हैं उनको न्यूसेलस सेल्स या टिश्यू बोलते हैं। लेकिन ये जो इंट्यूगमेंट अब्सेंट कहाँ होता है, टिप पे, तो इसके वजह से स्मॉल ओपनिंग बन जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, उसको क्या बोल रहे हैं, चलाजा बोल रहे हैं। चलाजा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एपिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल और बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, तो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देख लो ये डायग्राम देख लो, एनाट्रोपस ओव्यूल का एग्जांपल है। अब ये सपोज ये जो है प्लेसेंटा है, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल किस रीजन में फ्यूज कर रहा है, तो हाइलम के रीजन में, इसको हाइलम बोल दिया, ठीक है। फ्यूनिकल फ्यूज कर रहा है ओव्यूल के साथ हाइलम में, ठीक है। कितने इंट्यूगमेंट है, तो देखो ये आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट हो गया, ठीक है। और देखो इंट्यूगमेंट जहाँ पे एब्सेंट है उसको क्या बोल रहा है, माइक्रोपाइल, तो इस पोल को, ये पोल कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर पोल। अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गया, चलाजल पोल। ये जो है इसके अंदर ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं, ये टिश्यू है, किससे बना है, न्यूसेलस के, ठीक है। ये एक एम्ब्रियो सैक हो गया। अब देखो क्या है ना, अब ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट, जो इंट्यूगमेंट है ये, उसके बेसिस पे ओव्यूल भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ओव्यूल जो होता है एटेग्मिक हो सकता है, यानी इंट्यूगमेंट अब्सेंट हो सकता है। यूनिटेग्मिक हो सकता है, यानी दो इंट्यूगमेंट की जगह सिर्फ एक हो। बाईटेग्मिक जो कि मोस्ट कॉमन है वो भी हो सकते हैं। ट्राईटेक्निक भी हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयर है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्यूनिकल है, ठीक है, ये फ्यूनिकल और ये क्या है, माइक्रोपाइल, तो इन दोनों के पोजीशन के बेसिस पे ना ओव्यूल भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल बॉडी रिलेटिव टू फ्यूनिकल एंड पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, ये बहुत, जैसे ये एनाट्रोपस है, तो एनाट्रोपस में फ्यूनिकल देख रहे हो जहाँ पे अटैच हो रहा है और माइक्रोपाइल एकदम साथ साथ में है। अगर मान लो ये माइक्रोपाइल जो है वो यहाँ पे होता तो इसको क्या बोलते हैं। फिर अगर मान लो ये माइक्रोपाइल यहाँ पे होता तो क्या बोलते हैं। अगर यहाँ पे होता तो इसको ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, जैसे ये एनाट्रोपस है। अगर यहाँ पे होता तो ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, यहाँ पे होता तो क्या बोलते हैं, इसको हेमीट्रोपस बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा ही 360 डिग्री ऐसे इंसर्कल कर लेता तो उसको सर्काइनोट्रोपस बोलते हैं। यानी अगर मान लो ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, तो ये हो गया ऑर्थोट्रोपस, ये हो गया हेमीट्रोपस और ये हो गया क्या, एनाट्रोपस, ठीक है। अगर ये पूरा ऐसे 360 डिग्री टर्न कर जाए तो उसको सर्काइनोट्रोपस बोलते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा है। अब इंट्यूगमेंट जो है, इंक्लूड विद इन द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल, जिसको क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस बोल रहे हैं, ठीक है। इंट्यूगमेंट के अंदर ओव्यूल के अंदर किसके सेल्स है, न्यूसेलस। इनके सेल्स के पास क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है। अब देखो न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एक ओव्यूल के अंदर क्या एक ही एम्ब्रियो सैक हो सकता है। ये अगर मैं बोलूँ एन ओव्यूल ऑलवेज है सिंगल एम्ब्रियो सैक, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो कि एक मेगास्पोर से डेवलप करता है, और इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एन ओव्यूल है जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ मेगास्पोर, ठीक है। तो ये बात सही है। अगर मैं ऑलवेज कर दूं तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, और मान लो वो उन सब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन हो गया उनका एग, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया पॉलीएम्ब्रियोनी का। और ये किस टाइप का पॉलीएम्ब्रियोनी है, तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा, ठीक है।
ठीक है। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोर मदर सेल से, उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है ओव्यूल में, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर रीजन में। तो देख लो माइक्रोपाइलर रीजन में एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट हुआ है। अब ये आगे चल के ये डिप्लॉइड है, इसके अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर टेट्राड बन जाएंगे, वो भी कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड में। और ये आगे चल के क्या बना देंगे, इनमें से चारों में से कोई एक जो है डेवलप कर जाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में कोई एक डेवलप करके क्या बनाएगा, इम्ब्रियो सैक बना देगा, ठीक है। ये इम्ब्रियो सैक हो गया, ये इसमें डेवलप हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो माइक्रोस्पोर में क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या था, हर सेल एक पोटेंशियल पोलर मदर सेल था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कोई एक सेल डिफरेंशिएट होता है जो कि आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, फिर मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फिर मियोसिस करके मेगास्पोर बनाती है, और उसमें से कोई एक मेगास्पोर डेवलप करके क्या बनाता है, ये इम्ब्रियो सैक। जनरली एक ही मेगास्पोर डेवलप होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है, लार्ज सेल होता है, कैसा साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देख लो ओव्यूल में वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब जिन्होंने इस चैप्टर की समरी पढ़ी है उसमें बोलता है कि ओव्यूल में क्या होता है कि एक आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ओव्यूल में जो न्यूसेलस के सेल है वो पहले आर्कीस्पोरियम बनाते हैं, वो आर्कीस्पोरियम है वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो सकता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, या फिर कि कुछ प्लांट में क्या करेगा, माइक्रो आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो पहले डिवाइड करके पेराइटल सेल बनाएगा और स्पोरोजीनियस सेल, और ये स्पोरोजीनियस सेल है वो आगे चल के डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा, तो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब जिन्होंने वो लेक्चर देखा है उसमें उन्हें समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर के समरी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो फीमेल गैम, अगर मैं बोलूँ इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर डीजेनरेट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्योंकि ऑल में नहीं, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, अदर 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, जो जब एम्ब्रियो सैक डेवलप करे सिंगल मेगास्पोर से तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इस वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा। अगर एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ जाओ हम देखते हैं, अब देखो न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का वो क्या 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 कैसा डिवीजन करेगा, तो वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, पहले 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो कि अपोजिट पोल में मूव कर जाएगा। तो अगर मैं बोलूं द न्यूक्लियस ऑफ ए फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूक्लियस विच रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्योंकि वो मूव कर रहा है अपोजिट पोल पे, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फिर 2 और माइटोटिक डिवीजन होंगे जो कि कैसे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, तो 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएंगे। तो ये माइटोटिक डिवीजन जो तीनों हुए वो कैसे हुए, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हुए, यानी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया, इनके अराउंड कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज में क्या होगा, सेल वॉल्स जो है वो लेट डाउन किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब देखो टोटल 8 न्यूक्लियस है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन कितने न्यूक्लियाई के अराउंड हो गए, 7 और 6, ऑप्शन दे रहा हूं, तो 6 के अराउंड होंगे, क्यों, क्योंकि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाई सेल वॉल ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, लेकिन जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई बच गए हैं वो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वो जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसी में रह जाते हैं, ठीक है। तो उसके अराउंड ऑलरेडी लार्ज सेंट्रल सेल में ही रह गए, तो सेल उनके अराउंड कोई सेल वॉल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। टोटल कितने माइटोसिस हो रहे हैं, 3 माइटोसिस हो रहे हैं जो कि स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है, और आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज में क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल किसके अराउंड, कितने न्यूक्लियस के अराउंड फॉर्मेशन हो रहा है, 6 न्यूक्लियस। आ जाओ यहाँ पे देख लो, ये वन ऑफ द मेगा स्पोर क्या बनाएगा, वन ऑफ द मेगा स्पोर जो है वो पहले 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनाया, तो कहाँ मूव कर गया, अपोजिट पोल में, माइटोसिस हुआ। फिर एक और माइटोसिस है, 4 न्यूक्लिएट स्टेज बने, एक और माइटोसिस है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बने। ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनने के बाद जो क्या हो रहा है, इनके अराउंड जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन होकर क्या क्या बना रहे हैं, तो ये माइक्रोपाइलर इन पे क्या होगा, 2 सिनर्जिड्स और एक एक्सेल हो गया, तो इसको क्या बोल रहे थे, एग अपैरेटस बोल रहे हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई है, क्या इसके अराउंड कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, नहीं, ये बड़े से सेल के अंदर ही है। ये एंटीपोडल सेल्स है जो कहाँ पे है, चलाजल एंड पे है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो ऑफ सैक। 3 सेल्स कैसे हैं, माइक्रोपाइलर पे हैं, उनको एग अपैरेटस बोल रहे हैं। एग अपैरेटस में क्या है, 2 सिनर्जिड है, एक एक्सेल है। सिनर्जिड में जो है एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, कहाँ पे, एट द माइक्रोपाइलर टिप। अगर मैं बोल दूँ सिनर्जिड से स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द बेस ऑफ इट्स एट द बेस ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्योंकि माइक्रोपाइलर टिप पे जो है वहाँ पे स्पेशल थिकनिंग होते हैं, उसको बोलते क्या है, फाइलिफॉर्म अपैरेटस। इसका फंक्शन क्या है, तो गाइड करता है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फाइलिफॉर्म गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू द एक्सेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्यों, क्योंकि सिनर्जिड में। अगर मैं बोलूँ, अब वो भी एक सिनर्जिड में करता है, दोनों में नहीं, वन ऑफ द सिनर्जिड में, ठीक है, पोलन ट्यूब को ले जाता है। 3 सेल्स जो है एंड चलाजल एंड पे उनको क्या बोल रहा है, एंटीपोडल सेल। तो लार्ज सेंट्रल सेल जो है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो टिपिकल एम्ब्रियो सैक में कितने हैं,
8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड हो गए। आ जाओ डायग्राम देख लो, देख रहे हो ये फाइलीफॉर्म अपेरेटस है, कहाँ पे थिकनिंग है, तो माइक्रोपाइलट टिप ऑफ सिनर्जिड। ये इसका फंक्शन क्या है, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड नॉट एग, ठीक है। ये 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए, ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। फिर देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बना दिया, फाइलीफॉर्म अपेरेटस गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द एग, गलत, क्योंकि वो कहाँ गाइड करता है, इनटू द सिनर्जिड में गाइड करता है, ठीक है। और ये जो फाइलीफॉर्म अपेरेटस है ये फूड भी ऑब्जॉर्व करता है फ्रॉम द न्यूसेलस और ट्रांसफर करता है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। तो एक तरह से फूड भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है। अब पॉलिनेशन में देखते हैं क्या है। पॉलिनेशन में क्या है, पहला लाइन, द मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना सकता है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियो सैक एंड पोलन ग्रेन रिस्पेक्टिवली। तो कोई बहुत लोग जल्दबाजी में रीड करने में गलत कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन फ्लावरिंग प्लांट फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल बट मेल गैमेट इज मोटाइल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि दोनों ही गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलिनेशन क्या है, मैकेनिज्म है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द ओव्यूल ऑफ ए पिस्टिल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, ठीक है, स्टम्प पॉलिनेशन। अब देखो कितने टाइप के पॉलिनेशन है, वो किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट इज डिवाइडेड, पॉलिनेशन कितने टाइप के हैं, ऑन द किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे पॉलिनेशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, 3 टाइप में। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक दे देगा टाइप ऑफ फ्लावर दे देगा, और फिर दूसरा ऑप्शन सोर्स ऑफ पोलन, और तीसरा कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना है सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे। ऑटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का विद इन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है। जिटोनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे, लेकिन वो सेम प्लांट पे होता है। जेनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का डिफरेंट फ्लावर पे, और वो भी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ऑटोगैमी में जो है एक क्वेश्चन पूछता है, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच opens and exposes anther and stigma, complete autogamy is very common, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फ्लावर जिसमें ओपन और एक्सपोज्ड एंथर होता है और स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगमी जो है काफ़ी रेयर होता है। ऐसे फ्लावर्स में ऑटोगमी होने के लिए क्या चाहिए, एक तो सिंक्रोनी होनी चाहिए पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के लिए, और दूसरा एंथर और स्टिग्मा जो है वो क्लोज होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्लांट है जो 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, तो एक्सपोज्ड एंथर होता है और स्टिग्मा होता है, सेम नॉर्मल जो ओपन फ्लावर होता है वैसे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, वो क्लोज रहते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल। कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो इस टाइप के 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो वायोला, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये दोनों जो है 2 टाइप के कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर की एक खासियत क्या है, क्योंकि ये क्लोज रहता है तो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर मैं बोलूँ, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर वेरिएबली ऑटोगैमस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्लिस्टोगैमस आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। और जैसा रीजन क्या बन सकता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, रीजन देयर इज अ चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि देयर इज नो चांस, मैंने बोला देयर इज चांस, ठीक है, क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ही है, क्यों, क्योंकि अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर से फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्लोज होता है, इसको पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। ये भी हो गया, एसियोड सीड से प्रोड्यूस करता है। जिटोनोगैमी में क्या है, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट सेम रहता है, ठीक है। जिटोनोगैमी इज फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्यों फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दूसरे फ्लावर पे जा रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से, ठीक है। तो जैसा रीजन बन सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट टू ट्रांसफर इट्स पोलन टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। इसलिए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली कैसा है, ऑटोगैमी है, क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन सेम प्लांट से आ रहा है तो सेम जीनोटाइप है उसका, ठीक है। जेनोगेमी क्या है, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग करता है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, इट इज द ओनली टाइप। अगर ये सेम क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ऑप्शन ए दे देगा ऑटोगेमी जेटोनोगेमी, ऑप्शन बी जिटोनोगेमी जेनोगेमी, ऑप्शन सी दे देगा जेनोगेमी एंड ऑटोगेमी, ऑप्शन डी देगा ओनली जेनोगेमी। तो ओनली जेनोगेमी सही है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन आता है। ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, देख लेना, ठीक है, साइड में भी। और यहाँ पे भी देख लो जिटोनोगमी, यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो कि जेनेटिकली किस है, ऑटोगमी के जैसा है, क्यों, क्योंकि सेम प्लांट है तो यानी सेम जेनोटाइप होगा। फंक्शनली किसके जैसा है, जेनोगमी के बराबर है। जेनोगमी जैसा है क्यों, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बेसिस पे
प्लांट कितने बायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट यूज करते हैं, तो मैं बोलूँ प्लांट्स यूजेस 2 बायोटिक एजेंट एंड 1 अबायोटिक एजेंट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि 2 अबायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर यूज करते हैं एंड 1 बायोटिक एजेंट एनिमल यूज करते हैं। ऑल प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज करते हैं बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। तो अगर मैं बोल दूँ मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज अबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बायोटिक एजेंट करते हैं। अगर मैं बोली ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, ट्रू और फॉल्स? गलत बात है, क्यों? क्योंकि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज करते हैं अबायोटिक एजेंट, ना कि बायोटिक। ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है, अगर मैं बोलूँ पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन विंड पॉलिनेशन बट नॉट वाटर पॉलिनेशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए, क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एज वेल एज वाटर पॉलिनेशन। अगर मैं बोलूँ in wind and water pollinated flower there is production of enormous amount of pollen grain when compared to the number of ovules available for pollination। assertion ये है in wind and water pollinated flowers there is production of enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। ये assertion दे रहा हूँ, रीजन दे रहा हूँ कि to compensate the uncertainties and associated loss of pollen grain। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देख लो, टू कंपनसेट द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। यहाँ पे देख लो पॉलिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। बाई विंड हो तो एनिमोफिली बोलते हैं, बाई वाटर हो तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट के द्वारा हो तो एंटेमोफिली बोलते हैं, बर्ड के द्वारा हो तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं। आगे पढ़ोगे कौन कौन से मेन बर्ड कौन करते हैं, सन बर्ड और हमिंग बर्ड। बाई बैट्स के द्वारा हो तो उसको कैरोप्टेरोफिली बोलते हैं, एंड्स के द्वारा हो तो माइडोमेकोफिली बोलते हैं, स्नेल्स के द्वारा हो तो मेलेकोफिली बोलते हैं, मेलेकोफिली। अब मैं बोलूँ पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोर कॉमन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग बायोटिक पॉलिनेशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है। विंड पॉलिनेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? हैवी होना चाहिए, लाइट तो लाइट होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है। और उसका स्टामिन कैसा होना चाहिए? एक्सपोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो वेल एक्सपोज स्टामिन होना चाहिए ताकि इजीली डिस्पर्सन हो पाए। ठीक है। और इनका क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? तो लार्ज होना चाहिए, जो कि ऑफन फिदरी भी होता है, क्यों? टू ट्रैप पोलन ग्रेन। ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव मोर देन वन ओव्यूल इन ईच ओवरी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में एक से जनरली एक ओव्यूल होता है ईच ओवरी में। और इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स न्यूमरस फ्लावर्स डू नॉट पैक इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि न्यूमरस फ्लावर विंड पॉलिनेटेड में अगर छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में जो देखते हैं जो ईयर्स होते हैं वो कुछ नहीं है, स्टिग्मा और स्टाइल है। पहले यहाँ पे लिखा है द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा और स्टाइल। तो अब एनसीईआरटी ने अपने आप को करेक्ट कर दिया, उसको टेसल्स नहीं ईयर बोलते हैं। टेसल्स एक्चुअली में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते थे। ठीक है। तो ये ईयर्स है, ये सही है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है अगर अभी दे दे कि द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, तो वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ईयर्स स्टिग्मा स्टाइल है, टेसल तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो स्टिग्मा और स्टाइल कैसे होंगे? ठीक है। ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं पोलन ग्रेन को। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर इन ग्रासेस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन है ग्रासेस में। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन क्या है? मोर कॉमन किसमें है? विंड में होता है। पोलन कैसा है? लाइट होता है और नॉन स्टिकी होना चाहिए। पोलन ग्रेन ऑफन कैसे होता है? वेल एक्सपोज स्टामिन होना चाहिए। स्टिग्मा कैसे? लार्ज। और ऑफन कैसे होते हैं? फीदरी होते हैं। ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्वाइट कॉमन है ग्रासेस में। इसमें जनरली कैसा होता है? सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी में और न्यूमरस फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। एग्जांपल इसका कॉर्न कॉब है, जो ईयर्स देखते हो वो स्टाइल और स्टिग्मा है। ठीक है। अब ये ईयर्स क्या है थोड़ा समझ लो। देखो ये कॉर्न है, तो कॉर्न में जो ये टेसल्स है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखा रहे हैं। देख रहे हो एंथर लिखा हुआ है टेसल में। ठीक है। और ये देख रहे हो, ये पार्ट देख रहे हो, ये वाला ये यहाँ पे, तो इसको ये ईयर बोल रहा है। तो ईयर जो है एक्चुअली में स्टाइल और स्टिग्मा को शो करता है। ठीक है। और ये जो तुम भुट्टे के ऊपर ऊपर बाल की तरह देखते हो वो क्या है? उसको सिल्क बोलते हैं। अब इस प्लांट में देखो, ये एक्चुअली में फ्रूट बन चुका है। इसमें देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ईयर बोल रहे हैं। ये जो है वो टेसल्स है। ये देखो, इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम? ईयर बोल रहे हैं। और ये जो है सिल्क हो गया। तो अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ पॉलिनेशन बाय वाटर इज वेरी कॉमन इन फ्लावरिंग प्लांट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू 30 जेनरा मोस्टली डाइकोटिलेडोन। ट्रू और फॉल्स? तो लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, ये बात सही है, लेकिन मोस्टली मोनोकॉट है ना कि डाइकॉट। ठीक है। वाटर जो है रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर मेल गैमेट किन में है? तो लोअर प्लांट में, जैसे एल्गी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट बट नॉट फॉर फर्टिलाइजेशन। ट्रू और फॉल्स?
दोनों के लिए ही वाटर की जरूरत है, किसके लिए, मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एज वेल एज फर्टिलाइजेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के क्या क्या है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर है, मरी और जो मरीन है उसके में उसका एग्जाम्पल क्या है, सी ग्रासेस जिसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। ऑल एक्वाटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट जो है वो वाटर का यूज नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अगर मैं बोलूँ मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वाटर प्लांट जो होते हैं वो भी पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट और विंड के द्वारा। कैसे? क्योंकि उनके जो फ्लावर है वो इमर्ज कर जाते हैं अबव द लेवल ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या क्या है, वाटर हाइसिंथ और सी और वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है। मोस्ट ऑफ अब देखो वेलिस्नेरिया में क्या है, वेलिस्नेरिया जो शो करता है वो एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस ऑफ वाटर तक रीच कर जाते हैं अपने लॉन्ग स्टाक की मदद से। तो फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाई लॉन्ग स्टाक। अगर मैं शॉर्ट स्टाक करूँ तो मे भी गलत हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो अगर मैं बोलूँ कि इन वेलिस्नेरिया ओनली पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बट नॉट मेल फ्लावर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन भी और मेल फ्लावर भी रिलीज हो सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये कैसे? अब मैं बोलूँ इन वेलिस्नेरिया द मेल फ्लावर ऑफ पोलन ग्रेन मूव एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला और सीलिया टू रीच फीमेल फ्लावर, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये पैसिवली कैरी किया जाता है, एक्टिवली नहीं। और वो वाटर करंट के द्वारा पैसिवली करते हैं, जिसमें से सम ऑफ देम कहाँ रीच कर जाता है, फीमेल फ्लावर और स्टिग्मा में रीच कर जाता है। अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है वो सी ग्रासेस है, ठीक है। सी ग्रासेस में कैसा होता है, जिसका एग्जांपल जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली है, यानी ये पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं। देखो फीमेल्स जो है फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, पोलन ग्रेन फिर रिलीज होता है इनसाइड द वाटर। इसमें एक्टिवली मूव करते हैं या पैसिवली, तो पोलन ग्रेन कैरी किए जाते हैं पैसिवली। पोलन ग्रेन जो होता है, पहली बात तो उनके शेप और साइज कैसा होता है, तो लंबे होते हैं और रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली मूव करते हैं इनसाइड द वाटर, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है इसमें से स्टिग्मा रीच करके पॉलिनेशन कर देंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो होता है उसमें पोलन ग्रेन किससे कवर्ड होता है, तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो इसे प्रिवेंट करता है, किससे, वेटिंग से, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, अगर मैं बोलूँ इन ऑल वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। मोस्ट में होते हैं, नॉट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सी ग्रासेस पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और कैरिड किए जाते हैं पैसिवली इनसाइड वाटर, ठीक है। मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में कैसे पोलन ग्रेन म्यूसिलेजिनस कवरिंग होते हैं और जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं वेटिंग से, ठीक है। अब देखो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वो यूज करते हैं किसको, एनिमल को। और एनिमल में कौन कौन से हो गए, बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंड मॉथ, बर्ड्स। बर्ड्स में भी कौन से, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स फॉर पॉलिनेशन के लिए इसे यूज करते हैं। इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, इंसेक्ट को। इंसेक्ट में भी पर्टिकुलरली किसको, बीज को। बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। लार्जर एनिमल भी कर सकते हैं, कौन कौन से, तो प्राइमेट का एग्जांपल हो गया लेम्यूर्स, अर्बोरियल रोडेंट्स भी कर सकते हैं, फिर से कुछ रेप्टाइल्स भी कर सकते हैं। उसके एग्जांपल क्या है, गेको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, जिन्हें पॉलिनेशन करते हुए देखा गया है। अब मैं बोलूँ फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर ऑलवेज स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों? फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट ऑफन स्पेसिफिकली अडेप्टेड होते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल के लिए, लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब जैसे देख लो, अब आगे देखते हैं। मेजोरिटी जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं, ठीक है, फ्रेगनेंट होते हैं, पुअर इन नेक्टर या रिच इन नेक्टर, तो रिच इन नेक्टर होते हैं। जब मान लो फ्लावर स्मॉल हो तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर जो होते हैं, ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्लावर्स मिलके क्या बना देते हैं, क्लस्टर बना देते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। और ये इन्फ्लोरेसेंस कैसे हेल्प करता है, तो इसको कॉन्स्पिक्यूअस बना देता है, तो जिससे एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। एनिमल किससे अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर से या फिर फ्रेगनेंस से या कलर से। तो देखो नेक्टर तो जाएगा तब मिलेगा ना, लेकिन इनिशियली किससे अट्रैक्ट होते हैं, तो कलर और फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट होते हैं, या दोनों से, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं, जो ऐसे फ्लावर जो पॉलिनेटेड होते हैं फ्लाइज एंड बीटल से, वो कैसा ऑर्डर से क्रिएट करते हैं, फाउल ऑर्डर से क्रिएट करते हैं टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स, ठीक है। अब फ्लावर जो है वो एनिमल्स को क्या रिवॉर्ड देता है, तो ये नेक्टर और पोलन ग्रेन जो है वो यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स है, ठीक है। अब जैसे ही एनिमल विजिट करते हैं तो पहले एंथर से उनका बॉडी टकराता है, तो जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिकी होता है। क्यों स्टिकी होता है, क्योंकि पोलन किट उनके ऊपर कवरिंग होता है, तो वो एनिमल से चिपक जाता है। फिर जब वो स्टिग्मा के क्लोज में आते हैं तो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है। तो ये लिखा हुआ है animal visitors come in contact with the anther and the stigma, the body of the animal gets a coating of pollen grain which are generally sticky and animal pollinated flower में sticky होते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया, both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। अब देखो विंड और वाटर में किसी एनिमल की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए कलरफुल भी नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है।
अजर्सन रीजन में आ सकता है। अब ये एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर में स्टिकी होते हैं, और मैंने टेपेटम में बताया था कि टेपेटम प्रोड्यूस करता है क्या, पोलन किट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है। अब देखो यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, जो जिसमें सबको, लेकिन कुछ जो स्पेसीज हैं उनमें क्या होता है कि एक और फ्लोरल रिवॉर्ड है, वो है सेफ प्लेसेस टू ले एग। अभी इसमें किसमें देखने को मिलता है, तो एमोर्फोफेलस के जो टॉलेस्ट फ्लावर है ना, वो भी सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं टू ले एग्स टू एनिमल। और एक और है, एक जो है बहुत ही यूका प्लांट और स्पेसीज ऑफ मॉथ के बीच में रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जिसमें स्पेसीज ऑफ मॉथ जो है वो एग को ले करते हैं ओवेरियन कैविटी में, और फिर क्या करते हैं, पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। जो लार्वा है मॉथ का, वो एग से बाहर आ जाता है जैसे जैसे सीड डेवलप करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे लिख दिया, फ्लाइज एंड बीटल्स जो है फ्लावर सेक्रेट करते हैं फ्लावर ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में मेजोरिटी कैसे होते हैं, कलरफुल लार्ज होते हैं, कलरफुल फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर होते हैं। स्मॉल है तो फ्लावर्स क्लस्टर करके इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं। ये वेलिस्नेरिया है, इसका फीमेल फ्लावर सरफेस ऑफ वाटर तक रीच कर गया, ठीक है। अब इसी को जूम करके ये पूरा दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हो मेल फ्लावर या फिर जो पोलन ग्रेन है वो कैरी पैसिवली कैरी किया जा रहा है फीमेल फ्लावर्स के पास, ठीक है। ये देख लो इंसेक्ट पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। अब पोलन और नेक्टर रॉबर क्या होते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, पोलन कंज्यूम कर लेते हैं या फिर नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन कोई पॉलिनेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे फ्लोरल विजिटर्स को क्या बोलते हैं हम, पोलन या फिर नेक्टर रॉबर, ठीक है। अब देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है। अब मैं बोलूँ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कि रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें बायोलॉजिकल फिटनेस में रिडक्शन हो सकता है, कैसे, फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकता है या फिर प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब कंटिन्यूड ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए या फिर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए बहुत से प्लांट जो है, बहुत से डिवाइसेस डेवलप किए हैं जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर सके और डिस्करेज कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब कौन कौन से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, पहला तो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो है वो सिंक्रोनाइज ना हो, मतलब कि पोलन पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए पोलन के रिलीज होने से पहले। तो ये देखो, जो अगर मेल जो है पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटेंडरस कंडीशन। अगर फीमेल मैच्योर पहले कर जा रहा है तो उसको प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जिसमें पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। या फिर दूसरा क्या है कि हम हर्कोगैमी कर सकते हैं। हर्कोगैमी का मतलब क्या है कि या तो पोजीशन जो है एंथर और स्टिग्मा का वही डिफरेंट पोजीशन हो, सॉरी, तो या जो पोजीशन है एंथर और स्टिग्मा का वो डिफरेंट हो, या फिर कोई फिजिकल बैरियर हो एंथर और स्टिग्मा के बीच में, तो इसको क्या बोल रहे हैं, हर्कोगैमी होते हैं। अब देखो ये जो डाइकोगैमी और हर्कोगैमी क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटोगैमी को, लेकिन जिटोनोगैमी को तो प्रिवेंट कर नहीं रहे हैं। एक तीसरा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या है कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलन को। सेल्फ पोलन मतलब या तो सेम फ्लावर से हो या फिर अदर फ्लावर हो सेम प्लांट का, वो फर्टिलाइज करने से बचा देता है अपने ओव्यूल को। कैसे बचाता है, तो इनहिबिट कर देगा, या तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देगा या फिर पोलन ट्यूब को ग्रोथ को रोक देगा पिस्टिल में, ठीक है। तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। चौथा क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर दे। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, मोनोएसियस, यानी मेल और फीमेल प्लांट सेम, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे हो, या फिर डाइएसियस हो सकता है, यानी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग प्लांट पे हो, तो जैसे एग्जाम्पल पपाया है। तो देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो और डायोएसियस कंडीशन जो है ये दोनों को ही प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को भी। लेकिन मोनोएसियस कंडीशन या डाइकोगैमी और हर्कोगैमी जो है सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ, हम एक जिम्नोस्पर्म में भी हमने पढ़ा था कि पाइनस जो होता है वो मोनोएसियस होता है और साइकस जो होता है वो डायोसियस होता है, यानी कि इसमें मेल और पाइनस में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही प्लांट पे होता है, साइकस में जो होता है वो डायोसियस होता है। थोड़ा मेज के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेल जो होता है वो क्या, अभी हमने पढ़ा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों जो फ्लावर है मेल और फीमेल सेम प्लांट पे होता है। इसको डाइक्लिनस स्टेज बोलते हैं, डाइक्लिनस बोलते हैं, मतलब मेज इज डाइक्लिनस। क्यों? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, और
देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता, यानी ऑटोगैमी प्रिवेंटेड है, लेकिन जेनोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है जेनोगैमी होता है। क्यों जेनोगैमी होता है? क्योंकि इनमें प्रोटेंड्रस कंडीशन देखा जाता है, यानी मेल जो है पहले मैच्योर कर जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये जो डायग्राम देख रहे हो इसमें, ये जो देख रहे हो ना, ये वेल एक्सपोज स्टामेन है, ठीक है। तो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट जो है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है जो, और ये क्या है, वेल एक्सपोज स्टामेन्स। अगर यहाँ पे दे दे कि ये ईयर्स हैं, स्टाइलोस्टिग्मा शो कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। तो पॉलिनेशन जो है वो गारंटी तो नहीं करता है ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, ठीक है। राइट टाइप ऑफ पोलन क्या होता है? जो कंपेटिबल पोलन हो, सेम स्पीसीज का हो, ठीक है। अब देखो पोलन रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है। रॉन्ग टाइप का पोलन कौन कौन से होते हैं? या तो दूसरे स्पीसीज का हो, या फिर अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो सेम प्लांट का पोलन को भी जो है वो इनकम्पेटिबल पोलन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोलन पिस्टिल है, ये पोलन के पास जो है वो एबिलिटी होता है टू रिकॉग्नाइज द पिस्टिल, सॉरी द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन, कि वो सही टाइप का है या नहीं है। अगर सही टाइप का होगा तो वो पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर नहीं, रॉन्ग टाइप का होगा तो वो इनिबिट कर देगा, ठीक है। तो अगर पोलन जो है रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा बाय प्रिवेंटिंग पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब ग्रोथ को। अगर गलती से पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी कर गया तो पोलन ट्यूब के ग्रोथ को ये कर देगा। अब ये एबिलिटी क्यों है पिस्टिल का, मतलब कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है? तो देयर इज क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डायलॉग होता है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल का। ये डायलॉग किससे मेडिएटेड होता है? तो केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टेड विद दोज ऑफ पिस्टिल, यानी केमिकल पोलन ग्रेन का केमिकल कंपोनेंट और जो पिस्टिल का केमिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ये डायलॉग करते हैं, ठीक है। रिसेंट में बॉटनिस्ट ने कुछ केमिकल कंपोनेंट को ऐसे डिस्कवर किया है जो ऐसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा देख लो, कैल्शियम, बोरोन और इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स जो है ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे? बोरोन का क्या रोल है? तो बोरोन जो होता है पहले तो इसेंशियल होता है जर्मिनेशन का, यानी पोलन जर्मिनेशन में इसेंशियल होता है। और दूसरा शुगर ट्रांसलोकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय शुगर ट्रांसलोकेशन? तो जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। तो जो पोलन ट्यूब में हेल्प करता है, बोरोन हेल्प करता है पोलन ट्यूब को ऑब्जॉर्व करने में शुगर को, ठीक है। तो शुगर को ऑब्जॉर्व करने में बोरोन हेल्प करता है। कैल्शियम जो है वो मेंटेन करता है टिप ग्रोथ डायरेक्शन को, यानी पोलन ट्यूब सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं उसको मेंटेन करता है। इनोसिटोल जो है वो सेल वॉल और मेम्ब्रेन सिंथेसिस करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देख लो, ये जो डायग्राम दिया है वो पोलन जर्मिनेशन का दिया है ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। ये जो दिया है पोलन ट्यूब का ग्रोथ दिया है थ्रू स्टाइल। अब देख लो, ये पोलन ग्रेन जो आया जो कंपैटिबल टाइप के हैं वो जर्मिनेट किए, फिर पोलन ट्यूब फॉर्म किए, जो कि इवेंचुअली कहाँ रीच कर गया? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब देखो, फॉलोइंग कंपैटिबल पोलन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, ठीक है। तो वो पोलन ट्यूब का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है? पोलन ग्रेन में क्या कहीं से भी हो जाएगा पोलन ग्रेन पे? नहीं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है उसको जर्म पोर बोल रहे हैं, तो वहीं से पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जो है वो मूव करेगा थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल और इवेंचुअली रीच करेगा ओवरी को, ठीक है। पोलन ग्रेन, अगर देखो, अब ये पोलन ग्रेन जो है हमने पोलन ग्रेन में पढ़ा था कि ओवर 60% स्पीसीज में 2 सेल्ड स्टेज में सेट हो जाता है और रिमेनिंग में 3 सेल्ड स्टेज में। तो जब 2 सेल्ड स्टेज में होगा तो वो जो पोलन ट्यूब का जब ग्रोथ हो रहा होगा तब जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा दो मेल गैमेट में, ठीक है। अब ये पोलन, तो यही लिखा है कि अगर 2 सेल स्टेज में हुआ तो जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मोल गैमेट एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। यहाँ पे लिखा हुआ इन द स्टिग्मा, लेकिन देखो अगर पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है, तो अगर थोड़ा लेट हो गया तो स्टाइल में पोलन ट्यूब जब पहुंचा है तो वहां पे भी तो जनरेटिव सेल डिवाइड कर सकता है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में स्टिग्मा बोला है कि ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। अगर 3 सेल स्टेज है तो शुरू से ही 2 मेल गैमेट को कैरी करेगा फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जो है ओवरी में रीच करने के बाद कहाँ इंटर करेगा? इंटर ओव्यूल को रीच करेगा। ओव्यूल में भी कैसे रीच करेगा? थ्रू माइक्रोपाइल एंड इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जीड, ठीक है, एंड फॉर्म द फाइलिफॉर्म अपैरेटस। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, जो पोलन ट्यूब है ना, ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल कहाँ कहाँ से रीच कर सकता है उसके बेसिस पे भी है। तो अगर माइक्रोपाइल रीजन से अगर रीच कर रहा है ओव्यूल को तो उसको पोरोगैमी बोलेंगे। पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल रीजन से कर रहा है तो पोरोगैमी बोलेंगे। अगर चलाजल एंड से कर रहा है तो चलाजोगैमी बोलेंगे। लेकिन अगर इंट्यूगमेंट के थ्रू कर रहे हैं तो मीजोगैमी करेंगे। लेकिन पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक को हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन से ही रीच करता है और पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देख सकते हो जो मेल गैमेट है पोलन ट्यूब है वो रीच कर रहा है क्या? सिनर्जीड को थ्रू। अब देखो फाइलिफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है इसको सिनर्जीड में आने के लिए, ठीक है। अब देखो
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अब देख लो यहाँ पे लिखा है कि इंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड को इंटर करता है, नॉट एग, ठीक है, थ्रू फाइलिफॉर्म अपैरेटस। अब देखो मेनी रिसेंट स्टडीज क्या शो किया कि फाइलिफॉर्म अपैरेटस जो है प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड। तो पहले बार फाइलिफॉर्म अपैरेटस कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, और गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंट्री को कहाँ, तो इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है। अब देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन किसे बोलते हैं, तो इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल और द इम्ब्रियो सैक। यहाँ पे अगर तुम समरी पढ़ोगे तो बोल रहा है कि अंटिल पोलन ट्यूब इंटर द इम्ब्रियो सैक, तो ओव्यूल भी सही है, इम्ब्रियो सैक भी सही है, ध्यान रखना। इसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ स्टैटिक प्रोसेस और डायनेमिक प्रोसेस, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्या है इन्वॉल्विंग, क्या होता है, पोलन रिकॉग्निशन होगा कि सही टाइप का है या रॉन्ग टाइप का, अगर सही टाइप का होगा तो प्रमोशन हो जाएगा, अगर रॉन्ग टाइप का हो तो इनहिबिशन ऑफ पोलन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, इसमें जो केमिकल्स से देखो केमिकल डायलॉग्स वगैरह होता है, तो देखो प्लांट ब्रीडर इसका यूज करके मैनिपुलेट करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को, ताकि इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन भी वो करा सके। अब देखो तुम पोलन ट्यूब के ग्रोथ देख सकते हो, पी चिकपी में, कोरोटेलेरिया, बल्सम और विंका में क्या कर सकते हैं, ग्लास स्लाइड लो, उस पर शुगर का सॉल्यूशन डालो, उसमें ये पोलन ग्रेन इसके डस्ट करो, और तुम 15 से 30 मिनट में देख सकते हो पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो अगर मैं यहाँ पे 15 से 30 घंटे कर दूँ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्पेसीज और इवन डिफरेंट जीनस को भी हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो पिस्टिल के पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि पोलन राइट टाइप का या लॉन्ग टाइप का, यहाँ पे तो हम डिफरेंट स्पेसीज और जेनरा को करा रहे हैं, यानी हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, केमिकल्स के हेल्प से। तो ऐसे क्रॉसिंग में क्या क्या जरूरी है वो थोड़ा देख लें। तो डिजायर्ड पोलन ही जाना चाहिए, पहले तो डिजायर्ड पोलन ही पोलन ट्यूब का ग्रोथ करे, ठीक है, और जाके फर्टिलाइज करे, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टिग्मा प्रोटेक्टेड हो कॉन्टामिनेशन से, कॉन्टामिनेशन से मतलब क्या कि हम जिस पोलन को नहीं चाहते हैं वो इस स्टिग्मा पे जर्मिनेट ना करे, ठीक है। अगर अगर मान लो फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है, और यूनिसेक्सुअल में थोड़ा अलग है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले क्या करते हैं, पहले हम इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट डिहाइसेस, यानी एंथर के डिहाइस होने से पहले ही हम उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फ्लावर है उसको बैग कर देते हैं, बैग में मतलब कवर कर देते हैं उसको, किससे, बैग जो है वो सुटेबल साइज का होना चाहिए। और दूसरा जनरली किससे मेडअप होता है बैग, तो बटर पेपर से। तो पहले तो हम एंथर रिमूव किए, फिर फ्लावर को कवर कर दिए बैग से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ, तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड पॉलिनेशन करवाएंगे, यानी अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को उस पर डस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, रीबैगिंग कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या, अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो उसमें कोई इमेस्कुलेशन की जरूरत है नहीं, अगर एंथर है ही नहीं तो हटाओगे किसको, फिर उसको बैग कर देंगे। बैग भी कब करेंगे, तो बिफोर द फ्लावर ओपन, वो फीमेल फ्लावर बर्ड को हम बैग कर देते हैं फ्लावर को ओपन होने से पहले ही। अगर यहाँ पे आफ्टर कर दे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बैगिंग इज डन इन फीमेल फ्लावर बर्ड आफ्टर द फ्लावर ओपन्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्यों, क्योंकि बिफोर ओपन। उसके बाद फिर से हम स्टिग्मा जैसे ही रिसेप्टिव होता है तो डिजायर्ड पॉलिनेशन करते हैं और फिर से रीबैगिंग कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं क्या है। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, पोलन ट्यूब इंटर्स बोथ सिनर्जिड एंड रिलीज ईच मेल गैमेट इन ईच इनटू ईच सिनर्जिड, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्यों, क्योंकि सिर्फ पोलन ट्यूब जो है वो वन ऑफ द सिनर्जिड में इंटर करता है और रिलीज कर देता है दोनों मेल गैमेट को इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है। एक ही सिनर्जिड में दोनों मेल गैमेट जो है उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। अब वन मेल गैमेट क्या करेगा, जाके फ्यूज करेगा किसके साथ, एक सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, सिनगैमी बोलते हैं। अदर मेल गैमेट किसके साथ जाके फ्यूज करेगा, तो टू पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में उससे जाके फ्यूज करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, डिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। सिनगैमी से जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगा, जाइगोट, और जो क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन से जो फ्यूज बनेगा वो क्या है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेल है उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हो गया। और ये जो पूरा बड़ा सा सेल हो गया वो क्या हो गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हो गया, ठीक है। तब ये जो दो टाइप के डिवीजन हो रहे हैं, दो फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, डबल फ्यूजन। डबल फ्यूजन सिर्फ किस किस में देखा जाता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, किस में, सिर्फ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, एंड इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सेंट्रल सेल जो है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन किस में बदल जाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में, और फिर डेवलप होगा इंडोस्पर्म में, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, इनटू एन एम्ब्रियो। इसके बारे में थोड़ा और ध्यान क्या रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा है
कि किसने पहली बार रिपोर्ट किया था, वो सर्गेई नेवेस्टीन थे 1898 में, एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये किस में रिपोर्ट किया था, तो 2 लिलियेसी प्लांट में, एक लिलियम था और एक फ्रिटिलेरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अब देखो ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, आगे चल के एम्ब्रियो में, ठीक है। ये डायग्राम फिर से देखेंगे जब जाइगोट का डेवलपमेंट देख लेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, तो इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होगा। इसमें क्या होता है, ओव्यूल सीड में बदलता है, ओवरी फ्रूट में बदलता है। इन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर मैं बोलूँ एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। और इसका समरी पढ़ोगे तो बोलता है कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑलवेज प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये इंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड करेगा रिपीटेडली और क्या बना देगा, डिप्लॉयड इंडोस्पर्म टिश्यू। अब जो ये सेल्स ऑफ ये इंडोस्पर्म टिश्यू है वो किससे फिल्ड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल से, एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग इंडोस्पर्म या एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूज होता है। इसमें अगर मैं चेंज कर दूं आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग इंडोस्पर्म तो गलत हो जाएगा, ठीक है। In all type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. True or false? False. क्यों, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ endosperm डेवलपमेंट में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो अंडरगो करता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, नॉट ऑल, ठीक है। जो स्टेज है जिसमें एंडोस्पर्म, जिसमें फ्री न्यूक्लियाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, फिर जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब देखो मैं बोलूंगा ड्यूरिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन डू नॉट वेरी और वेरी स्लाइटली, और वेरी स्लाइटली। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म ड्यूरिंग सेलुलराइजेशन जो है वो काफी वेरी करता है। कोकोनट में जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, और जो व्हाइट कर्नल है वो क्या है, सेलुलर इंडोस्पर्म है। तो ये जो कोकोनट वाटर है कंटेंट फ्यू न्यूक्लियाई, गलत। क्यों, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई को बना होता है, ठीक है। तो देख लो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है वो उसके सेल्स जो है रिजर्व फूड कंटेन करते हैं, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए। कोकोनट में जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है जो कि थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई से बना है। व्हाइट कर्नल जो है वो सेलुलर इंडोस्पर्म है, ठीक है। इंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, किस किस में, पी, ग्राउंडनट, बीन्स और ऑर्किड्स में, ठीक है। और वो परसिस्ट भी कर सकता है किस किस में, मैच्योर सीड में परसिस्ट भी कर सकता है, तो वो कैस्टर में, कोकोनट में, व्हीट, राइस और मेज में। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड पे करता है, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे जाइगोट होगा वहीं पे तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ना, और जाइगोट कहाँ होता है, जहाँ पे एग होगा, एग कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. Assertion, most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. Reason दे रहा हूँ, it provide assured nutrition to the developing embryo. तो दोनों सही है, assertion भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देख लो, most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. It is an adaptation to provide assured nutrition to developing embryo. एक क्वेश्चन पूछता हूँ, the early stages of embryo development or embryogeny, the early stages of embryogeny are different in monocot and dicot. रीजन दे रहा हूँ, the seeds in monocot and dicots differ greatly. तो अजर्सन जो है वो तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर होता है, लेकिन मैंने इसके जगह डिफरेंट बोल दिया था मोनोकोट और डाइकोट में, और मैंने बोला द सीड्स जो डिफर करते हैं ग्रेटली। तो ये बात जो है वो सही है, यानी रीजन का स्टेटमेंट सही है लेकिन अजर्सन का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जाइगोट किस में डेवलप होगा, पहले प्रो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। प्रो एम्ब्रियो में क्या होता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं, उस एम्ब्रियो का कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता है, ठीक है। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो यानी ग्लोबुलर शेप का बन जाएगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर। तो जाइगोट किस में डेवलप होता है, पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर प्रो एम्ब्रियो में, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर में, ठीक है। अब देख ही लो यहाँ पे जाइगोट कैसे है, ये जाइगोट है, फिर 2 सेल स्टेज बना। ये जो 2 सेल स्टेज बनता है ना, तो इसमें जो बेसल सेल होता है वो लार्ज होता है, जो और वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, और जो चलाजल एंड की तरफ सेल होता है वो स्मॉल होता है और उसको टर्मिनल सेल बोलते हैं। फिर जाइगोट से क्या बनेगा, पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देखो ये ग्लोबुलर शेप का है, इससे पहले एक प्रो एम्ब्रियो बनेगा जिसका कोई शेप नहीं होगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है।
अब देखो, एक टिपिकल डाइकोट में क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कोटिलेडोन होता है। तो इपिकोटाइल किसको बोलते हैं? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलेडोन से ऊपर है उसको इपिकोटाइल बोलते हैं। और इपिकोटाइल किस में टर्मिनेट करता है? रूट में या सूट में। तो देखो, प्लूम्यूल में हो या फिर स्टेम टिप में। और वही पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन, उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपोकोटाइल। यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कि बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन है उसको हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं। वो टर्मिनेट कर रहा है लोअर एंड में, और किसमें? रेडिकल और रूट टिप में। जो रूट टिप होता है वो किससे कवर्ड होता है? रूट कैप से। ठीक है, ये डायग्राम देखो। देखो कोटिलेडॉन जो, ये दोनों कोटिलेडॉन जो है वो अटैच यहाँ पे हो रहा है, तो ये इपिकोटाइल हो गया। तो इपिकोटाइल किस में टर्मिनेट कर रहा है? प्लीम्यूल में। अब बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडॉन क्या हो जाएगा? हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट कर रहा है? रेडिकल में। और रेडिकल या फिर रूट टिप, और वो किससे कवर्ड होता है? तो रूट कैप से। एक और डायग्राम देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड है, तो ये जाइगोट हो गया। ठीक है, ये इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो जाइगोट बना है वो पहले टू सेल स्टेज में बनेगा। टू सेल स्टेज कौन सा? बेसल सेल और टर्मिनल सेल। तो बेसल सेल किधर होगा? तो माइक्रोपाइलेट साइड में। और टर्मिनल सेल किधर होगा? तो चलाजल साइड में। अब देखो, फोर सेल स्टेज बना, फिर प्रो एम्ब्रियो, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं है। ठीक है, ये बेसल सेल है। फिर बेसल सेल से ही क्या बन जा रहा है? सस्पेंसर बन जा रहा है। सस्पेंसर क्या? अटैचमेंट के लिए काम आ रहे हैं। फिर ये कैसे हार्ट शेप बन गया, फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो। अब देखो वहां पे, ये देखो तुम, कि ये जो है दोनों कोटिलेडॉन हो गया। ठीक है, ये जो है ये दो कोटिलेडॉन हो गया। और ये देखो, ये अटैच्ड है ऑलमोस्ट इस लेवल पे। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से। तो अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट को क्या बोल रहे हैं? कोटिलेडोन जहाँ पे अटैच है उसके ऊपर के लेवल को इपिकोटाइल बोल रहे हैं, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं। तो इपिकोटाइल किस पे टर्मिनेट हो रहा है? तो सूट एपेक्स, और या फिर प्लूम्यूल बोल लो या स्टेम टिप बोल लो। और जो हाइपोकोटाइल है वो किस में है? रूट एपेक्स में, या रेडिकल बोल लो, या फिर वो कवर्ड किससे होता है फिर? रूट कैप से। ये देख रहे हो, ये सस्पेंसर है। तो इस डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मोनोकॉट पे। तो मोनोकॉट के में कितने कोटिलेडोन होता है? एक कोटिलेडोन होता है। अगर मैं बोलूँ द कोटिलेडोन ऑफ ऑल मोनोकॉट्स इज कॉल्ड स्केउटुलम। द कोटिलेडोन ऑफ ऑल मोनोकॉट्स इज कॉल्ड स्क्यूटुलम। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रास फैमिली में जो कोटिलेडोन है उसी को स्क्यूटुलम बोले हैं। वो कहाँ सिचुएटेड होता है? वो मैं बोलूँ द स्क्यूटुलम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वन साइड में सिचुएटेड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। देख लो, ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसके साइड में, वन साइड में सिचुएटेड है ये स्क्यूटुलम जो सिंगल कोटिलेडोन है। ठीक है, मोनोकॉट का। लोअर एंड में क्या होता है? जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके पास the embryonal axis has radical and root cap enclosed in a differentiated sheet और undifferentiated sheet। तो undifferentiated sheet जिसको कोलियोरिजा बोलते हैं। डायग्राम में देखो, जो लोअर एंड है वो किस में टर्मिनेट कर रहा है? ऐसे रेडिकल में। रूट कैप होता है इसके पास लोअर एंड में, रेडिकल, रूट कैप। और वो कवर्ड किससे होता है? इनक्लोज किसके अंदर होता है? कोलियोरिजा में। और कोलियोरिजा कौन क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सीट होता है। ठीक है, अब देखो, मैं बोलूँ द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम। अगर मैं अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम की जगह बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम बोल दूँ तो सही होगा या गलत? गलत हो जाएगा। क्यों? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम, उसको क्या बोल रहे हैं? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल में क्या होता है? सूट एपेक्स होता है, लिप प्राइमोडिया होता है। वो किसमें इंक्लोज होता है? हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर या सॉलिड फोलियर स्ट्रक्चर। तो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर इसको क्या बोल रहे हैं? कोलेप्टाइल। अब आके देख लो इस डायग्राम में, देखो देखो यहाँ पे जो है क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है स्क्यूटुलम। तो अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम इसको क्या बोल रहा है? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल में क्या होता है? सूट एपेक्स होता है और लीफ प्राइमोडिया होगा। अब ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल कैसा स्ट्रक्चर है? हॉलो फोलियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो, अब हम आ जाते हैं सीड पे। तो सीड इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर मैं बोलूँ सीड इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्यों? क्योंकि अपोमेक्टिव सीड भी तो होते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं होते हैं। ठीक है, सीड जो होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? एंजियोस्पर्म में, इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, सीड में क्या होता है? सीड कोट होता है, कोटिलेडॉन होता है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो सीड कोट जनरली डाइकोट का जो सीड होता है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखोगे उसके आउटर सीड कोट को टेस्टा बोलते हैं, इनर सीड कोट को टेगमैन बोलते हैं। कोटिलेडॉन जो होता है एम्ब्रियो का वो कैसा होता है?
द कोटिलेडॉन ऑफ एम्ब्रियो आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर, तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है जनरली। थिक और थिन, तो थिक होता है जनरली, और सोलन होता है, ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ क्या, फूड रिजर्व का, जैसे कि लेग्यूम में। अब मैच्योर सीड जो है वो एल्बुमिनस भी हो सकता है और नॉन एल्बुमिनस भी हो सकता है, एल्बुमिनस भी, नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस में क्या होता है, इंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है, और एल्बुमिनस में जो है पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं नॉन एल्बुमिनस के एग्जाम्पल, तो पीज हो गए, ग्राउंडनट हो गए, बीन्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए। तो जनरली जो डाइकोट, तुम पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि जो डाइकोट होता है उसमें जो सीड होते हैं जनरली वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, एक्सेप्शन कास्टर का है जो कि एल्बुमिनस होता है और ये एक डाइकोट है। सिमिलरली एल्बुमिनस के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो वीट, राइस, मेज, बार्ली और कास्टर हो गया। अब जनरली मोनोकोट में कैसा होता है, एल्बुमिनस होता है, यानी इंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑर्किड। ऑर्किड क्या है, एक मोनोकोट है जिसके पास इंडोस्पर्म नहीं होता है, नॉन एल्बुमिनस होता है, ठीक है। अब कुछ में क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, न्यूसेलस भी परसिस्ट कर सकता है कुछ सीड में। एग्जांपल क्या है, ब्लैक पेपर एंड बीट में इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या बोल रहे हैं, पेरियस्पर्म। तो परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरियस्पर्म कहलाता है, किस किस में होता है, ब्लैक पेपर, बीट और कैस्टर में भी होता है, ध्यान रख लेना। इंट्यूगमेंट जो है ओव्यूल का वो किस में हार्डन होता है, सॉफ्ट प्रोटेक्टिव कोट या टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट में। माइक्रोपाइल जो था, माइक्रोपाइल कहाँ, जहाँ पे ओव्यूल में जो इंट्यूगमेंट अब्सेंट हो उस रीजन को क्या बोल रहे थे, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एज ए स्मॉल पोर जो है सीड कोट में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है माइक्रोपाइल का, तो फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान एंट्री ऑफ वाटर और ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करता है। अब देखो, एज सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई कंटेनिंग 40 to 50% ऑफ मॉइस्चर बाई मास। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि सिर्फ 10 to 15% जो है वो मॉइस्चर बाई मास कंटेंट करता है। मैं बोलूँ एज द सीड मैच्योर द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्पीड्स अप। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एम्ब्रियो का है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। और फिर इतना स्लो डाउन हो जाता है कि एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में इंटर कर जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। जो फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन क्या क्या, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर होगा तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। सीड ओव्यूल किस में मैच्योर होगा, सीड में। ओवरी किस में मैच्योर होगा, फ्रूट में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं कोई बोलूँ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट जो है प्रोसीड करता है साइमल्टेनियसली। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स प्रीसीड्स ओवरी इनटू फ्रूट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथ में हो रहा होता है, ठीक है। और वॉल ऑफ ओवरी जो, अगर मैं बोलूँ वॉल ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कर पेरिकार्प, तो जल्दबाजी में गलती हो सकता है। क्यों, क्योंकि वॉल ऑफ ओवरी जो है वो डेवलप करता है वॉल ऑफ फ्रूट में कॉल पेरिकार्प। जो वॉल ऑफ ओव्यूल है वो तो किस में डेवलप होता है, सीड कोट में, ठीक है। अब ये फ्रूट जो है फ्लेसी किस में हो सकते हैं, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो में। ड्राई किस में, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में, ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैं बोलूँ इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी द फ्लोरल पार्ट्स रिमेन अटैच्ड टू द रिसेप्टेकल और थैलेमस। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि मोस्ट प्लांट में बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी फ्लोरल पार्ट डीजेनरेट कर जाते हैं एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेसीज में क्या है, जो फ्रूट है वो थैलेमस जो है वो फ्रूट बना देता है, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यूज। लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। अब देखो टाइप ऑफ फ्रूट को थोड़ा हम अच्छे से कर लेते हैं। दो टाइप के फ्रूट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ओवरी से डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो अगर अदर देन ओवरी से वो डेवलप हो रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। एग्जांपल एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। और ओवरी से जो डेवलप हो रहा है वो ट्रू फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट भी कितने टाइप के हो सकते हैं, सिंपल फ्रूट हो सकते हैं, एग्रीगेट फ्रूट हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट भी हो सकते हैं। सिंपल फ्रूट क्या है, वो तो या तो सिंगल कार्पेल से डेवलप हो या फिर मोर देन वन कार्पेल से डेवलप हो, तो वो फ्यूज्ड होना चाहिए, यानी मोनोकार्पेलरी या सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी से डेवलप होना चाहिए। एग्रीगेट में क्या है, मल्टीकार्पेलरी अपोकार्पस से होना चाहिए, यानी मोर देन वन कार्पेल है लेकिन वो फ्यूज नहीं है। एग्जांपल रेस्पबेरी जो है ऐसे डेवलप होता है। अब देखो पूरा होल इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में बदल जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। पाइनएप्पल इसका एग्जांपल है। अब एक डायग्राम देख लो, देख लो, ये पी जो फ्लावर जो है, पी का जो फ्रूट है वो सिंपल फ्रूट है, ठीक है। और जो एग्रीगेट फ्रूट है तुम देख रहे होगे, ये कार्पेल है, ये सब फ्यूज नहीं है, यानी मल्टी कार्पेलरी है लेकिन अपोकार्पस है। तो इनसे जो फ्रूट बना वो कौन सा, एग्रीगेट फ्रूट हो गया। अब ये देखो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसमें सारे फ्लावर्स मिलके ही फ्रूट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको पाइनएप्पल फ्रूट है एग्जाम्पल। पाइनएप्पल फ्रूट है किसका, मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट का। अब देखो जो फॉल्स फ्रूट है उसको एक्सेसरी फ्रूट भी बोलते हैं। इसमें देखो रेसिप्टेकल और जो थैलेमस है वो फ्रूट में बदल गया, ठीक है। अब देखो कुछ में क्या होता है, फ्रूट डेवलप हो सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन भी।
इन सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे को क्या बोलते हैं? पार्देनोकार्पिक फ्रूट। और जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको क्या बोलते हैं? पार्देनोकार्पी। ठीक है, बनाना ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें पार्देनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। ठीक है, और पार्देनोकार्पी जो है आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर मैं बोलूँ पार्देनोकार्पिक फ्रूट्स मे हैव सीड्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि पार्देनोकार्पी में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो सच पार्देनोकार्पिक फ्रूट जो है आर ऑलवेज सीडलेस। ठीक है, अब देख लो इसका, ये एप्पल है। ठीक है, एप्पल्स के जो हम खाते हैं वो थैलमस से बना हुआ है, ये सीड है। अब देख लो एक्चुअल जो उसका बोल सकते हो कि जो ओवरी से या फिर ओव्यूल से डेवलप हो रहा है, तो सीड जो है वो ये जो सीड है वो ओव्यूल से डेवलप हो रहा है, लेकिन जो ओवरी से सिर्फ ये क्या हो, इंडोकार्प मीजोकार्प, तो ये क्या हो जाएगा? पेरिकार्प। ठीक है, इसमें स्ट्रॉबेरी में देख लो ये थैलमस है जो खा रहे हैं, फिर ये भी ध्यान रखना इसको एकीन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर सीड में देख लो ये क्या, मेज क्या है? मेज एक मोनोकोट है जो कि ग्रास फैमिली के अंदर आ रहा है, तो ये जो स्क्यूटलम इसके अंदर, इसके जो कॉटिलेडोन है इसको स्क्यूटलम बोल रहे हैं। ये कॉलिप्टाइल हो गया जो प्लूम्यूल को इनक्लोज करके रखा है। रेडिकल रेडिकल जो है क्लोलियोरिजा के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, इसको एल्यूरोन लेयर बोल रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लेना है, ये कैस्टर एक डाइकॉट है। ठीक है, लेकिन इसके पास इंडोस्पर्म है। ठीक है, देख रहे हो इंडोस्पर्म है। ये इसको कैरंकल बोलते हैं, कैरंकल। ये कॉमन गार्डन भी है, और ये ऑनियन का ये क्या बोलते हैं, सीड है। इसका थोड़ा लेबलिंग ध्यान रख लेना, डायरेक्ट लेबल भी आ सकता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स? तो देखो लिखा हुआ है सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म फर्स्ट सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जैसे कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अब देखो पॉलिनेशन जो है जो हाइड्रोफिली होता है, यानी ऐसे जिसमें वाटर पॉलिनेशन होता है उसमें तो वाटर पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो काफी रेयर होता है, क्वाइट रेयर होता है, वो भी अबाउट 30 जनरा तक ही लिमिटेड है। तो हम ये स्टेटमेंट भी सही मानेंगे, तो बोल सकते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अगर मैं बोलूं सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। ठीक है, सीड्स के पास जो है बेटर ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज है। सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प स्पेसीज। ठीक है, टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। अगर मैं बोलूं the young seedlings are nourished on their own. The young seedlings are nourished on their own until they are capable of photosynthesis. ये assertion है। रीजन मैं बोलूँ seeds have sufficient food reserve, तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि देखो as they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished on their own until they are capable of photosynthesis। ठीक है, फिर जो हार्ड सीड कोट है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स जनरेट ओल्ड जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी जो है मैच्योर सीड का वो क्रूशियल किसके लिए है? स्टोरेज ऑफ सीड के लिए, ना कि जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अगर सीड डिहाइड्रेट या डोरमेंसी में नहीं भी जाए तो फिर भी जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, जो अगर स्टोरेज ऑफ सीड, जो स्टोर्ड सीड है उसका यूज कहाँ कर सकते हैं? फूड की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर अगले सीजन में क्रॉप उगाने के लिए। ठीक है, अब ये जो सीड का वायबिलिटी है वो अगर मैं बोलूँ, द सीड वायबिलिटी डू नॉट वेरी ग्रेटली, या फिर डू नॉट वेरीज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो सीड का वायबिलिटी है, द पीरियड फॉर विच सीड रिमेन्स वायबल वेरीज ग्रेटली। ठीक है, अब कुछ स्पेसीज में है जो वो वायबिलिटी विद इन मंथ में लूज कर जाते हैं, कुछ में सेवरल ईयर तक वायबिलिटी रहती है, कुछ में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स रहते हैं। लेकिन ओल्डेस्ट जो एग्जांपल हमें याद रखना है जिसकी डोरमेंसी 10,000 सालों तक थी, वो कौन सा था? ल्यूपिन। स्पेसीज का नाम ल्यूपिनस ल्यूपिनस आर्कटिकस हो गया। ठीक है, वो कहाँ से मिला था? तो आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल कौन सा है जिसमें 2000 सालों के बाद वो जर्मिनेट किया था? वो है डेट पाम, जिसका स्पेसीज का नाम फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ठीक है, ये कहाँ मिला था? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग्स हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑर्किड में स्मॉलेस्ट सीड होते हैं और टाइनी थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं, और बेंके और एस्ट्रिगा जो एक पैरासिटिक स्पेसीज है इनमें भी टाइनी थाउजेंड्स ऑफ सीड होते हैं, और फ्यूकस में भी फीकस जो बनियान ट्री है उसमें भी टाइनी हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ सीड्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी में। एपोमिक्सिस पहली बात किन में देखा जाता है? तो सम स्पेसीज ऑफ एस्टेरेशिया एंड ग्रासेस। अगर मैं बोल दूं एपोमिक्सिस इन ऑल स्पेसीज ऑफ एस्टेरेशिया एंड ग्रासेस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। होता क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है,
अब व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, उसमें से एक कुछ स्पेसीज में क्या है कि जो एग बनता है वो डिप्लॉयड बन जाए। डिप्लॉयड एग बनने के लिए क्या मियोसिस होने की जरूरत है? नहीं। तो विदाउट रिडक्शन डिवीजन एग डिप्लॉयड बन गया और वो आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो ठीक है, और वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो ये कैसा बन गया? एपोमिक्टिक सीड बन गया। और पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होता है? तो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रॉयनी। अब ये जो पॉली एम्ब्रॉयनी भी क्या है, तीन टाइप के हो सकते हैं, सिंपल, क्लीवेज और एडवेंटिव। सिंपल में क्या है, अगर मान लो एक से ज्यादा एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, वो कैसे हो सकता है? मान लो एम्ब्रियो सैक में गलती से एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस हो गया, या फिर ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है, तो एक से क्या बोलते हैं, इसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो सकते हैं सीड में, तो उसको क्या बोले? पॉली एम्ब्रॉयनी। क्लीवेज एम्ब्रॉयनी में, क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयनी में क्या है कि जो प्रो एम्ब्रियो बना वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ प्रो एम्ब्रियो। और फिर से तीसरा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? जो न्यूसेलस के सेल्स है, डिवाइडिंग न्यूसेलस, न्यूसेलर सेल्स या फिर इंटीगुमेंट जो है वो एम्ब्रियो सैक में प्रोट्यूड करके एम्ब्रियो बना दे। ठीक है, फिर सीड ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाए। ठीक है, तो वो कैसा हुआ? एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो जो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में देखो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यही जो है असेक्सुअल और अपोमिक्सिस कर सकता है। ठीक है, जो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो एपोमिक्सिस शो कर सकता है। तो देखो कौन कौन से में एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी शो होता है? मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज में क्या है? सम ऑफ द न्यूसेलस है सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपमेंट टू एम्ब्रियोज। ठीक है, और इन सच स्पेसीज ईच ओव्यूल जो है कंटेन करता है बहुत सारे एम्ब्रियो, तो इसको पॉली एम्ब्रियोनी। क्या हम इसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज को क्लोन बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जेनोटाइप सिमिलर है। ठीक है, अब हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स में दिक्कत क्या है ना, कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं उन्हें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों प्रोड्यूस करना पड़ता है? क्योंकि जो प्रोजेनी है जो वो उनमें जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं और वो हाइब्रिड कैरेक्टर जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम एपोमिक्टिक सीड बना दे जो कि क्लोन ही है, ठीक है, तो उनके बच्चे में जो होगे कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या होगा कि हमारा बहुत पैसा बचेगा। हर साल हमें हाइब्रिड सीड बनाने के क्या बोलते हैं, हर साल हमें हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड क्या है? कॉस्टली है। हाइब्रिड सीड जो है वो टू एक्सपेंसिव है फार्मर के लिए। अगर हाइब्रिड को हम एपोमिक्टिक बना दे तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी में कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। तो सेम हाइब्रिड सीड को नए क्रॉप उगाने के लिए फार्मर यूज कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, हर साल नया हाइब्रिड सीड बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, रिसर्च जो है वो चल रहा है बहुत सारे लेबोरेटरीज में अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो समरी में ना जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक लिखा है अ सेल ऑफ द, ये क्या बोलते हैं, द सेंट्रल टिश्यू इन द न्यूसेलस, द सेंट्रल टिश्यू ओव्यूल के अंदर जो सेंट्रल टिश्यू इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस बोल रहे हैं, इन विच आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट। और जो सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम, वन ऑफ द सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम जो है वो डिफरेंशिएट क्या करते हैं? मेगास्पोर मदर सेल में, और वो डिवाइड करती है मियोटिकली, एंड वन ऑफ द मेगास्पोर जो है वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा था, लेकिन ये आर्कीस्पोरियम क्या है वो थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ओव्यूल के जो अंदर सेल्स है उसको न्यूसेलस सेल्स बोल रहे हैं। अब इसमें से एक या एक से ज्यादा सेल जो है ना वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें? आर्कीस्पोरियल सेल्स में। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखो जो आर्कियोस्पोरियम है ना उनमें से कोई एक सेल जो है ना वो क्या बना सकते हैं? दो, वो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, और वो दो तरीके से बना सकता है। तो उनमें से वन ऑफ द सेल जो है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है, या फिर पहले डिवाइड करेगा आउटर पेराइटल सेल में और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल में, और जो इनर प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है वो आगे चल के डिफरेंशिएट होगा किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। अब ये मेगास्पोर मदर सेल भी क्या है? डिप्लॉइड है। इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड। उस टेट्राड में से वन ऑफ द मेगास्पोर क्या होगा? वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अगर वन ऑफ द मेगास्पोर बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। या फिर अगर एक से ही डेवलप हो रहा है तो मोनोस्पोरिक, अगर एक से ज्यादा हो रहा है, अगर मान लो दो से करे तो डायस्पोरिक डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही पढ़ा है। उसके आगे देख लो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में चैप्टर के अंदर जो दिया है तो वो क्या बोला है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट फ्रॉम लैंडिंग अ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बोला है, लेकिन वहाँ पे क्या बोला है? ओव्यूल। तो दोनों ही सही होगा, ये बात ध्यान रखना है। फिर से फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म जो होता है वो ऑलवेज प्रीसीड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये बात ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स इंडोस्पर्म डेवलपमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब समरी में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो कि क्या बोलते हैं चैप्टर के अंदर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटे के अंदर जो है अब ये पूरा चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। तो अगर तुमने शायद 2x पे देखा होगा तो ये तुम्हारा और समय बच भी गया होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और
और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि तुम्हें ये रैपिड रिवीजन जो है वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।